जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को हम लोग एकदम सरल तरीके से हल करेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपका जो समय लगता है इन प्रश्नों को करने में वो एकदम बहुत कम लगे। ठीक है, तो इतना सरल तरीका हम लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखते रहना है। हर एक टॉपिक से हम प्रश्न उठाए हैं और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, खासकर एएलपी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है, ये है हमारा निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न। ठीक है, इसमें बोला गया है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 2 4 -3 1 और 5 3 है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है और आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, लेकिन आप अगर फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूले से इसका आंसर आप कम समय में नहीं निकाल पाएंगे, टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पर एक ट्रिक काम आता है। पहले तो हम उस फार्मूले को लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब आपके पास निर्देशांक दिए गए हों तो इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पर x1 x2 और x3 और y1 y2 और y3 ये हमारे जो हैं, देखिएगा 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से, अगर त्रिभुज की बात करें तो तीन ही ना शीर्ष होंगे, और 3 शीर्ष का मतलब क्या हुआ, 3 पॉइंट, है ना। तो 3 पॉइंट हम यहाँ पर कौन कौन से ले लेते हैं, x1 y1। अभी हम आपको फार्मूले के बारे में बता रहे हैं, फिर इसके बाद इसका ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। बहुत ही कम समय में 2 से 5 सेकंड के अंदर इसका उत्तर आप बता सकते हैं। देखिए, x1 y1 ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा होता है x2 y2 हम लोग लेते हैं, है ना। और तीसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं x3 y3। ठीक है, ये 3 पॉइंट होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है, ये पहला पॉइंट x1 y1 2 4 है, x2 y2 -3 और -1 है, x3 y3 5 और 3 है। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए, 3 पॉइंट ये हो गए। आप चाहें तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसमें आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपका। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले लिखिए कि पॉइंट क्या क्या दिए गए हैं, है ना। तो पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर 2 4, है ना। दूसरा पॉइंट दिया गया है -3 और -1, और तीसरा पॉइंट दिया गया है 5 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अब आपको करना ये है कि इन तीनों में से किसी एक निर्देशांक को 0 कर देना है। 0 कैसे होगा, देखते जाइएगा। देखिए, इस 2 को अगर हम 0 बनाना चाहें तो 2 में से -2 जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 घटाना पड़ेगा इसमें से, यही ना कर सकते हैं। आप तीनों में से किसी को भी -0 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी 0 के बराबर कर दीजिए। चलिए, तो इसको अगर हम 0 के बराबर करें पहले को, है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, -2 घटाना पड़ेगा, और 4 में से -4 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0 0। ठीक है, ये कितना बन गया, 0 0 बन गया। तो किसी एक को 0 बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, इसमें -2 और -4 करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, तब तो हमारा 0 0 बना। और जो काम इसमें हम लोग किए हैं वही दोनों में, बाकी जो दोनों बचे हैं उसमें हमको कर देना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे -2, तो इसके साथ भी हम लोग -2 और -4 कर देंगे, इसके साथ भी हम लोग -2 और -4 कर देंगे। ठीक है, अब आप नया निर्देशांक यहाँ पर लिख लीजिए। क्या हो जाएगा ये देखिए, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया, -3 और -2, ये हो जाएगा हमारा -5। ध्यान से देखते जाइए कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर इसको देखिए, -1 और -4, ये कितना हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में तो ऐड हो जाता है। इसको देखिए, 5 -2, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, प्लस का 3 हो जाएगा। फिर 3 -4, यानी ये हो जाएगा -1। अब आपको क्या करना है, गौर से सुनिए। जो इसका क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल वो होगा 1/2। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। बाहर वाले का मल्टीप्लाई, है ना, -5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, और अंदर वालों को मल्टीप्लाई करके आप जोड़ दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। तो -5 और -1, देखिए यहाँ पर जिसको 0 बना है उसको नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, तो -5 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, यानी ये +5 हो जाएगा। फिर इसको देखिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ पर -15 हो जाएगा, है ना। -5 और +3 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, घटा के
यहाँ पर और बटे 2 कर देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। क्या करना है, बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई, और दोनों घटा दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये हो जाएगा 1/2 और 5 5, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस 15। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 15 + 5 20, 20/2, 20/2 यानी 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब देखिए, जब आप ये ट्रिक लगाते हैं ना, तो कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ जाता है, यहाँ पर वैल्यू काहे में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको माइनस में वैल्यू आए तब भी आपको प्लस वाला ही वैल्यू लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल जो है, एरिया, वो हमेशा किस में होता है, प्लस में ही होता है। तो आपको प्लस वैल्यू ही लेना है, भले माइनस वहाँ पर आ जाए, तो उससे आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे और अगले सवाल को देखते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ये। ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए क्या दिया है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर D का मान क्या होगा। वैसे तो आप इसका डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि 0 होगा, लेकिन कैसे होगा उस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं। चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ना दोस्तों, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं हम और एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज, यानी जो चतुर्भुज एक सर्कल के परिधि को छूते हुए बनता है, एक चतुर्भुज जो सर्कल के परिधि को छूते हुए बनता है, वह एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अगर हम चक्रीय चतुर्भुज की बात करें, यहाँ पर ABCD दिया है ना, ABC और D, है ना। अब यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज में एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो एंगल होते हैं, यानी B और C, ये दोनों एंगल, B और D और A और C, ये दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो A प्लस C है ना, आमने सामने के A प्लस C, ये 180 होगा, और इसी तरीके से B और D, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री के होने वाले हैं। समझ में आया। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट इसमें भी हमारा लगेगा। हमारे पास दिया क्या है, cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर D, है ना। देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B, cos स्क्वायर B और माइनस cos स्क्वायर C, है ना। अब देखिए C की जगह पर आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं भाई। यहाँ से C का वैल्यू क्या आ जाएगा, C का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस A, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इस A को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस A हो जाएगा। तो C का आप मान रख दीजिए, क्या रखेंगे, 180 माइनस A, है ना। अब देखिए प्लस का क्या है, प्लस का है cos स्क्वायर D, है ना। तो D का भी मान यहाँ से रख दीजिए। D का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से D का मान आ जाएगा 180 माइनस B, है ना। इतना ही ना आएगा, देख लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, D का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 180 माइनस कितना B। ठीक है, अब आपका काम बन गया। देख लीजिए कितना हो जाएगा। आगे इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर A, है ना, माइनस ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर B, और माइनस हम आपको और भी सरल तरीका बताने वाले हैं। ये तो हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देते जाइए कैसे। अब देखिए cos 180 माइनस A जो होता है ना दोस्तों, ये हमारा cos A ही होता है। ठीक है, cos 180 माइनस A अगर हम करेंगे या फिर cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो वो cos थीटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर A के बराबर, क्योंकि cos 180 माइनस A किसके बराबर होगा, cos A के बराबर, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिए। फिर यहाँ पर प्लस, इसी तरीके से इसमें भी cos 180 माइनस B है तो ये भी हमारा किसके बराबर होगा, cos B के बराबर ही होगा, यानी ये हो गया cos स्क्वायर B। अब देखिए प्लस का cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर B कैंसिल हो गया, बचा कुछ नहीं, 0। ये इसका आंसर हो गया, है ना, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक तरीका और आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर हम B और D को देखें तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो अगर हम दोनों को 90-90 ले लें, है ना,
दोनों को बी और डी को अगर हम 90-90 ले लें तो ये हो जाएगा 90, ये भी हो जाएगा 90, है ना। इसी तरीके से ए और सी मिलाकर 180 होना चाहिए। तो हम अपने से ले सकते हैं ना कि भाई ए भी 90 ले सकते हैं और सी भी 90 ले सकते हैं, यानी चारों एंगल हमारे बराबर हो गए। तो ए बी सी डी इक्वल टू हो गया, है ना। ए बी सी, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, और इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ए बी सी डी सब बराबर हैं तो आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे, बात खत्म कहानी यहाँ से, और सब मिलाकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच लगाकर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। हम क्या किए, ए और सी को 90-90 ले लिए, बी और डी को भी 90-90 ले लिए, क्योंकि हमको दोनों को मिलाकर 180 बनाना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना अपने से, है ना। तो सब 90-90 हो गए, यानी सारे एंगल हमारे इक्वल हो गए, बराबर हो गए। बस बराबर यहाँ कर दीजिए तो सारे कट जाएंगे, आंसर आ गया आपका 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ में आ गया होगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले सवाल पर। एक एक सवाल एकदम अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं ताकि साथ में कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता रहे और ट्रिक आप क्या अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपका यहाँ पर क्लियर होता रहे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये भी एक बड़ा ही शानदार सा सवाल है। राहुल 94 प्रश्नों का उत्तर देता है ना। टोटल 94 प्रश्नों का उत्तर देता है और 141 अंक उसको मिलता है, ठीक है। देखते जाइए, यहाँ से वो 94 क्वेश्चंस किया, है ना। 94 क्वेश्चंस किया और उसको मिले कितने, 141 नंबर, है ना, 141 अंक, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। एक उत्तर अगर सही होता है तो उसको 4 नंबर मिलता है और एक उत्तर अगर गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाता है। तो राहुल द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसने टोटल 94 उत्तर दिया, इसमें से कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम एकदम डिटेल में आपको समझा रहे हैं। देखिए कुछ आंसर वो सही किया, यहाँ पर राइट का मतलब क्या हो गया, सही, और कुछ आंसर उसने गलत किया यानी रॉन्ग किया, है ना। अब देखिए रॉन्ग वो कितने करेगा, देख लीजिए यहाँ पर अगर रॉन्ग करता है तो वो 1 अंक कटता है ना। 1 अंक, 1 रॉन्ग का मतलब 1 अंक, ठीक है। उसने मान लीजिए कि जो क्वेश्चंस रॉन्ग किए वो x नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, है ना। तो सही कितने किए होंगे, सही हो जाएंगे उसके 94 माइनस एक्स, 94 माइनस एक्स। भाई एक बात बताइए, यहाँ पर अगर वो गलत करता है x और टोटल उसने किया है 94 प्रश्न, 94 में से x तो वो गलत करके आ गया और तो सही कितने किया होगा, 94 माइनस एक्स किया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलता है, तो सही उत्तर कितना किया उसने, 94 या 94 माइनस एक्स, है ना। तो इसको टोटल कितना मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक सही उत्तर का 4 नंबर, तो 94 माइनस एक्स सही उत्तर का गुणे 4 हो जाएगा, उतने अंक हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 अंक काट लिया जाता है, तो यहाँ से उसके अंक कितने कटे, भाई x गलत कर दिया, x प्रश्न गलत कर दिया तो नंबर कितना कटेगा, 1 इंटू एक्स कटेगा। देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर सही उसने कितने किया, मतलब उसको टोटल नंबर कितना मिला, यहाँ पर 94 माइनस एक्स इंटू 4, ये सही उत्तर था। सही उत्तर के लिए उसको इतना नंबर मिला। गलत कितना करके आया, 1x, है ना। इतने ही नंबर तो गलत करके आया, मतलब इतने नंबर कट जाएंगे उसके, यानी 1x कम हो जाएगा। और ये सारे कुछ प्रोसेस होने के बाद, सारा कुछ कटने पिटने के बाद उसको कितना नंबर मिल गया टोटल, यहाँ पर 141 नंबर मिल गया, 141 नंबर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 94 को गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 नहीं 36, 36 1 37, यानी 376, माइनस ये हो जाएगा 4x और माइनस x बराबर 141। देख लीजिए ये हो जाएगा 376, ये प्लस का माइनस का 141 इधर आके माइनस 141 हो जाएगा, और ये माइनस 4x और माइनस x, मतलब दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, यानी माइनस 5x हो गया, माइनस 5x उधर जाएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इन दोनों घटा दीजिए, तो 6 में से आगे हम लोग करते हैं ना,
6 में से 1 गया 5, फिर इसके बाद 7 में से 4 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी 235 बराबर 5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, काट दीजिए इसको, 5 चौक 20 बचा 3, 5 सत्ते 35, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 47 आ गया। मतलब यहाँ पर कितने गलत किए होंगे उसने, 47। x का वैल्यू यही ना है, 47 आंसर उसने गलत कर दिए, 47 उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग अगले सवाल पर देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को देखेंगे, ये भी एक शानदार सा सवाल है। ये सवाल ऐसा है ना कि इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट इसका जानना पड़ेगा। वैसे तो आप इसका आंसर जल्दी से ही बता सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या दिया है यहाँ पर, sin 30 अपान 1 प्लस कॉस 30 और 1 प्लस कॉस 30 अपान साइन 30 दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हम इसको आपको स्टेप वाइज पूरा करके बताते हैं कैसे करना है ना। देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली साइन 30 का वैल्यू मत रख दीजिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है ना। तो आपको डायरेक्टली नहीं रखना है, पहले क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम, है ना। देखिए यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाए, अच्छा सीधे सीधे करिए ना, भिन्न के जैसा तो है, साइन 30 का इधर मल्टीप्लाई साइन 30 के साथ हो जाएगा, तो ये हुआ हमारा साइन स्क्वायर 30, है ना, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मल्टीप्लाई साइन 30 में करेंगे, साइन स्क्वायर 30 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1 प्लस कॉस 30 और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस 30, 1 प्लस कॉस 30 1 प्लस कॉस 30 तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 30 का स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस 30, 1 प्लस कॉस 30, इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 × 1 × कॉस 30, तो 2 × 1 × कॉस 30 ये हो गया, और प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे में ये हो जाएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा हमारा साइन 30 और इंटू 1 प्लस कॉस 30। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है कि नहीं आपको, है ना। साइन स्क्वायर 30 और 30, यहाँ भी थीटा थीटा बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिलाकर 1 हो गया, और 1 यहाँ पर है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा यानी 30, है ना। अब आगे सुनिए, यहाँ पर देखिए बटे में क्या है हमारे पास, साइन 30 इंटू 1 प्लस कॉस 30। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, क्या कट रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए कि अगर हम 2 इसमें से कॉमन ले लें, तो 2 को हमने कॉमन लिया तो यह बचा 1 प्लस कॉस 30, है ना, ये बचा 1 प्लस कॉस 30, और अपान में क्या है, साइन थीटा साइन 30 और इंटू 1 प्लस कॉस 30, है ना, नीचे तो यही है। अब देखिए ये क्या कैंसिल हो गया कि नहीं, 1 प्लस कॉस 30 ऊपर भी 1 प्लस कॉस 30 नीचे भी कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 2/2 साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है दोस्तों, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से हमने आपको पूरा समझा दिया। तो आपको क्या करना है, शुरू में ही वैल्यू नहीं रख देना है। अगर शुरू में कॉस 30 वगैरह का वैल्यू आप रख देंगे तो आपको कैलकुलेशन में बड़ा दिक्कत आने वाला है। भाई कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, है ना, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो जैसे ही आप √3/2 रखेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यू पहले से ही, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, तो आपको नहीं करना है वैसा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में अच्छे से आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हम लोग अगले सवाल पर। देखिएगा अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, यदि 87 रुपये जेम्स और राधा के बीच 1:2 के अनुपात में बांटा गया है, तो राधा को कितना रुपया मिला, है ना। देखिए जेम्स और राधा के बीच की बातें हो रही हैं, है ना, जेम्स और राधा, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देखते जाइएगा। जेम्स और राधा के बीच जो ये 87 रुपये को बांटा गया, वो किस अनुपात में बांटा गया, 1:2 में, है ना, 1:2 में बांटा गया। अब देखिए टोटल कितना है, 87 रुपये है,
टोटल हमारा कितना है 87 रुपये है। और अनुपात में टोटल कितना है देख लीजिए, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी अनुपात का टोटल 3 और हमारे पास एक्चुअल जो टोटल रुपये है वो कितना है 87 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 87/3, है ना। यूनिटरी मेथड लगा दिए, एक नियम जिसको कहते हैं। काट दीजिए इसको, तो 3 दूना 6 बचा 2, 3 9 27 यानी 29 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू 29, तो राधा को पूछ रहा है ना, राधा का 2 यूनिट है ना, 2 भाग है, तो 1 भाग का 29 रुपये, तो 2 भाग का कितना हो जाएगा 2 × 29 हो जाएगा, 2 × 29। देख लीजिए राधा को कितना मिला, 29 दूना होता है 58, यानी 58 रुपये राधा को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जेम्स का पूछता तो जेम्स का तो सीधे सीधे भाई 1 यूनिट का वैल्यू 29, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता 29 रुपये, ठीक है। यानी जेम्स को 29 रुपये मिलता और राधा को 58 रुपये मिलता। समझ में आ गया होगा। चलिए, ये अनुपात और समानुपात का प्रश्न था, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये और आसान भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल ये है हमारा डिस्काउंट का सवाल, यानी छूट का सवाल है, बट्टा जिसको कहते हैं। कह रहा है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 170 रुपये है और विक्रय मूल्य 130 रुपये है। यानी अंकित मूल्य का क्या मतलब होता है कि जो किसी वस्तु पर मूल्य छपा हुआ होता है ना, जो मूल्य किसी वस्तु पर छपा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया गया है 170 रुपये, है ना, 170 रुपये अंकित मूल्य। और वो बेच कितने में रहा है, विक्रय मूल्य मतलब 130 रुपये में बेच रहा है ना, 130 रुपये में। छापा हुआ है 170 और बेच दिया 130 में, यानी कि छूट कितने का मिला, 40 रुपये का दिया, है ना भाई। 170 रुपया छपा था उसमें और 130 रुपये में बेच दिया, तो छूट कितने का मिला 140 रुपये का, है ना, 40 रुपये का छूट हो गया। अब तो ये छूट हो गया रुपए में, आपको पूछा गया है प्रतिशत में छूट क्या होगा, है ना। तो छूट कितना है हमारा 40 रुपये, कितने पर 170 रुपये पर, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी छूट होता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है ना, अंकित मूल्य पर जो कि छपा हुआ मूल्य है। तो जिस पे दिया गया है छूट उसको हम लोग नीचे रखेंगे। किस पे दिया गया है, अंकित मूल्य पर, यानी 170 रुपये पर। अब इसको हमको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है हमारा डिस्काउंट का परसेंटेज है। देख लीजिए, इसको काट दीजिए, ये 0 से एक 0 कट गया, 4 और 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और बटे 17। आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड करने में दिमाग लगाना पड़ेगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 बचा 6, तो ये 60 हो गया, है ना, 60 हो गया। तो 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51 बचा हमारा 9, तो हो गया 90। तो 17 पचे 85, 17 पचे 85 और बचा 5, तो हो गया 50। 17 त्रिक 51 लगभग 3, है ना। तो इतना आ जाएगा, यानी हमारा 23.53 के आसपास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। परसेंटेज और जो हमारा छूट है उसको मिला कर ये बड़ा बढ़िया सा सवाल था। बढ़ते हैं दोस्तों आगे हम लोग अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। ये नंबर सिस्टम का सवाल है और बहुत ही आसान सा सवाल है। इसको आप चेक करके बाई ऑप्शन भी चेक करके बना सकते हैं। देखिए क्या दिया है, कह रहा है संख्या 435 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जो किसी संख्या का वर्ग होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो 81 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि 81 जो होता है वो 9 का वर्ग होता है, 9 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अगर हम 576 की बात करें तो ये क्या होता है, ये 24 का वर्ग होता है ना, 24 का वर्ग होता है। तो 576 भी हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब कह रहा है कि 435 है, 435 है। इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, है ना। तो अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो ये 438 हो जाएगा, 438 हो जाएगा। और 438 जो है किसी का भी वर्गमूल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं, है ना, 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 और 8, है ना, 8 5 13, यानी 453 हो जाएगा, 453 भी किसी का भी वर्ग नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम 6 जोड़ते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, 435 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 441। और 441 जो है ना दोस्तों, ये होता है 21 का वर्ग,
21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा, है ना। मतलब इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, 6 जोड़ी जानी चाहिए, तब ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या 6 जोड़ी जानी चाहिए। 4 जोड़ेंगे तो 439 हो जाएगा। 439 भी किसी का भी वर्ग नहीं होता है। समझ में आ गया। चलिए, ये तो आसान सा सवाल था, एकदम ALP में पूछा गया था 2018 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए इस सवाल को, ये शानदार सा सवाल है, ये औसत का सवाल है। आप इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं और साथ में इसको आप बना सकते हैं कॉन्सेप्ट से, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रिक से तो वैसे बना ही लेंगे, है ना। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, ABCD का औसत 16 है। एक बात बताइए, जो एवरेज होता है, एवरेज वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है सम, यानी जितने भी डाटा है उनका सम अपॉन नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, यही तो होता है एवरेज। एवरेज आपको 16 दिया है, अगर यहाँ से सम निकालना हो सभी का तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर, यानी नंबर ऑफ डाटा कितने हैं वो, है ना। तो देखिए अगर हम चारों का सम निकालना चाहें तो एक का औसतन कितना है, 16 है, तो चारों का कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, है ना। तो A प्लस B प्लस C यानी सभी का सम टोटल, है ना, 4 संख्याओं ABCD का सम कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा भाई, औसत 16 है, औसत 16 है, और ये नंबर में कितने हैं, 4 हैं, बस यहाँ से कितना हो गया 64, ठीक है। यानी A प्लस B प्लस C प्लस D का वैल्यू 16 आ गया। साथ में बोला है A प्लस B, A और B का औसत 9.5 है। तो भाई दो संख्या है ना, तो एक का 9.5 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि A प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 गुणे 9.5, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 9 दूना 18 1 19, ठीक है। तो A प्लस बी का वैल्यू यहाँ से सम कितना आ गया, 19 आ गया। अब आप C प्लस डी, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, आपको C प्लस डी चाहिए क्योंकि C और D का औसत निकालने के लिए बोला है। तो C प्लस डी कैसे निकलेगा भाई, चारों का योग 64 है, आपको A प्लस बी का वैल्यू पता है 19 है, तो C प्लस डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटा दीजिए। तो यहाँ से इस वाले में से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा C प्लस डी और इक्वल टू 64 माइनस 19, 64 माइनस 19, इसको कर दीजिए कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गए, ये हो जाएगा 5, है ना। 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे 5 में से 1 गया, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, आपका C प्लस डी, ठीक है। C प्लस डी का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। अब आपको एवरेज चाहिए ना, तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, तो सम कितना है 45, नंबर कितना है, 2 जने हैं, है ना, C और D है, आधा कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 22 दूना 44 यानी 22.5 आ जाएगा, ठीक है, 22.5। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट हो गया। ये तो हो गया थोड़ा सा लेंदी तरीका। अब देखिए यहाँ पर आप एक और तरीका लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर A प्लस बी प्लस C, मतलब चारों का औसत कितना है 16, 2 का औसत कितना है, 2 का औसत कितना है 9.5, इसमें घटा दीजिए तो यह आ जाएगा कितना 6.5, है ना। अब देखिए यहाँ पर औसत में 6.5 की कमी हो गई, तो C प्लस डी, भाई 4 टोटल संख्याएं थी, 2 करके अलग अलग हो गया, है ना। 2 संख्याओं का औसत 9.5 और 2 संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए कि बैलेंस हो कि वो 16 हो जाए। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कमी कितने की हो रही है भाई, पहले कितना था 16 था, अब हो गया कितना 9.5, कमी हो रही है, तो इस कमी को ये दोनों बैलेंस करेंगे, है ना। कितने में, 6.5 में। भाई 6.5 की कमी हुई है, तो C और D को उसको बैलेंस करने के लिए 6.5 ऐड करना पड़ेगा, किसमें, इस 16 में, यानी 16 प्लस 6.5 कितना हो जाएगा, ये 22.5। तो यहाँ से C और D का जो औसत है वो 22.5 आ जाएगा। ये तरीका भी आप लोग लगा सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर। इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन का और बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, बोर्ड मास नियम पर आधारित ये प्रश्न है। इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर का हम लोग सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास नियम क्या कहता है भाई, B है ना, B फिर O को सॉल्व करना है, फिर D को सॉल्व करना है, फिर यहाँ पर M को सॉल्व करना है, फिर A को सॉल्व करना है, फिर S को सॉल्व करना है। B से हो गया हमारा ब्रैकेट,
है ना, ब्रैकेट। ओ से हो गया ऑफ यानी का तो इसमें है नहीं, है ना। डी से हो गया हमारा डिवीजन यानी भागा। एम से हो गया मल्टीप्लाई। ए से हो गया एडिशन। और एस से हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, ये हमारा क्रम होता है सॉल्व करने का ऐसे सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में वो भी 3 तरह का ब्रैकेट होता है। कौन कौन सा? एक स्मॉल ब्रैकेट और एक मिडिल ब्रैकेट ये वाला, और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा वाला। ठीक है, तो ये क्रम होता है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को। ठीक है, तो हमारा छोटा वाला ब्रैकेट कहाँ लगा है? यहाँ लगा है, मतलब इसके अंदर हमको सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है सबसे पहले। अब इसके अंदर भी डिवीजन है, मल्टीप्लाई है और एडिशन है, तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा। ठीक है, तो डिवीजन पहले सॉल्व करिए, तो 2 दूना ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, कट गया। फिर मल्टीप्लाई, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, है ना। फिर 15 - 4, 15 - 4 कितना आ गया? 11 आ गया। यानी इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर का टोटल कितना आया? 11 आ गया। फिर 14 में से 11 घटाएंगे तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर 14 - 11 यानी 3 आ गया। फिर 18 - 3 है, यानी इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 18 - 3 यानी 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, इतने टोटल का मान कितना है? 15, तो 36 - 15 कर दीजिए। 36 और माइनस लगा है, फिर इसके बाद 15, ये आ जाएगा आपका 21। आपका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, बोर्डमास के नियम पर आधारित ये सवाल था, सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। ठीक है, चलिए, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के अंदर सॉल्व किया है, जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट भी हम बताए हैं, इनका ट्रिक भी आपको बताए हैं, और सारा कुछ अच्छे से हम लोग सीखे हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, और तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।